नमस्कार, मैं मदर लैंड वॉइस के संजय उपाध्याय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान जुड़ी हैं, डॉक्टर रश्मि सिंह। डॉक्टर रश्मि सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन पब्लिक सर्विसेज में रहने के बाद भी पब्लिक के साथ कैसे जुड़कर काम किया जाता है, ये अगर किसी को सीखना है तो डॉक्टर रश्मि सिंह से सीखें। पब्लिक सर्विसेज में व्यस्त जीवन होने के बावजूद भी लोगों के लिए इन्होंने बहुत सारे सराहनीय कार्य किए हैं। इसको लेकर आज हम इनसे एक खास मुलाकात करेंगे और चर्चा भी करेंगे। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना जीवन कैसे शुरू किया, सिविल सर्विसेज की प्रेरणा कैसे आई, और इतने व्यस्त कार्यक्रम में रहने के बाद भी, इतने व्यस्त होने के बाद भी आप कैसे लोगों को जो अपने समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया है उसके लिए कैसे वक्त मिल जाता है, थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए बताएं। जी संजय जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि पब्लिक सर्विस की जो बात आपने शुरुआत में की, तो वह मैंने अपने बचपन से एक परिवेश में देखा था, और वह परिवेश था जहाँ पे मेरे पिताजी आदरणीय श्री शंकर दयाल सिंह जी, वो रात दिन मैं देखती थी कि लोगों के हित के लिए ही सोचते थे, कार्य करते थे, और वो स्वयं अपने लिए नहीं जीते थे। और उनका ये पूरा व्यक्तित्व ही ऐसा था जो कि बहुत लोगों को प्रभावित करता था। और मैं तो आखिरकार बेटी थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बचपन में जो हम अपने आसपास एक परिवेश देखते हैं और उससे जो सीख लेते हैं, तो मुझे यह जरूर प्रेरणा मिली कि मैं कुछ करूं, समाज के लिए करूं, समाज के हित में करूं। और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में भी आप समाज के हित में कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उस समय दिखता था कि मेरे पिताजी की भी इच्छा थी कि एक सिविल सर्वेंट के रूप में आप बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं, क्योंकि आप नीति निर्धारण एक तरफ वहाँ आपकी भूमिका हो रही है, तो दूसरी तरफ जो बड़ी योजनाएं होती हैं उनका कार्यान्वयन आप कैसे कर रहे हैं, जिसका कि इम्पैक्ट लार्जर मास को, एक बड़े पैमाने पे जिनको ज़रूरत है सरकार की योजनाओं की, उन तक योजनाएं कैसे पहुँचे। और वह शिक्षा से भी रिलेटेड है, वह स्वास्थ्य से भी रिलेटेड है। तो बाकी सेक्टर्स में तो हम एक सेक्टर की बात करते हैं, तो सिविल सर्विसेज पब्लिक सर्वेंट जो आप कहते हैं, तो पब्लिक सर्वेंट तो उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, और उसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक तरफ जहाँ मैंने पिताजी को राजनीति और साहित्य, यह दोनों की सेवा में यह देखा कि वह भी साहित्य के रूप से भी सृजन कर रहे थे, अच्छी भावनाओं का सृजन कर रहे थे, प्रेरणा देने का सृजन का काम कर रहे थे। राजनीति में भी मैंने देखा कि उनका सरोकार दिन रात लोगों के साथ रहता था, लेकिन वहाँ भी वह लोगों के लिए कैसे तब्दीली उनके जीवन में कर पाए, उसकी सोच थी। तो संजय जी, मेरी प्रेरणा तो उनसे मिली, माँ जो हमेशा एक पर्दे के पीछे रहती थी, प्रोफेसर थी, पर्दे के पीछे रहती थी, लेकिन यह दोनों के व्यक्तित्व ने मुझे जो है वो हमेशा आशा दिया कि हमें बहुत कुछ करना है समाज के हित में। बिल्कुल, आपने एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में आपका जन्म हुआ है, और आप बिहार के ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन फिर भी गांव के विकास में आपके पिताजी ने जो कार्य जो शुरू किया था उसको आप कैरी अभी तक करते आ रही है और आगे भी करेंगी। तो इस पे जरा बताएं कि गांव में आपने क्या क्या अपने गांव में, क्योंकि गांव से मैंने जनरली ये देखा है कि गांव से जो एक बार सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके जो आ जाते हैं, फिर वो दे आर नॉट लुकिंग बैक टू देयर विलेज, बट स्टिल यू आर सीइंग दैट। सो आप बताएं कैसे गांव के साथ कैसे कनेक्ट है और कैसे गांव के लिए आप क्या क्या कर रही हैं। देखिए संजय जी, मेरा एक बहुत बड़ा ये चैलेंज रहा है, चुनौती रही है कि हम शहर में रह रहे हैं और गांव से पहले तो हम भावनात्मक रूप में कनेक्टेड कैसे रहें, क्योंकि जब तक हम भावनात्मक रूप में नहीं कनेक्टेड रहेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा सबसे पहले चैलेंज था कि मैं इसकी एक ओनरशिप लूँ कि यदि मैं बिहार में मैंने जन्म लिया, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की,
तो वहाँ पर उस जगह को मैं समझने की ज़्यादा चेष्टा करूँ, जिस स्थान पर मेरे पिताजी की, मुझे लगता है कहीं न कहीं स्वयं उनकी आत्मा मुझे हमेशा बसी हुई दिखी। मेरे बाबा आदरणीय श्री कामता प्रसाद सिंह काम जी, तो औरंगाबाद, देव, भवानीपुर, यह पृष्ठभूमि उनकी रही। हम जब छोटे थे, हर वीकेंड पे हमारे स्कूल की या छुट्टी भी जब भी होती थी, तो पिताजी के साथ हम ज़रूर जो है वो अपने देव भवानीपुर की यात्रा करते थे। और वहाँ उन्होंने एक निर्माण किया था एक परिसर का, जिसका नाम है कामता सेवा केंद्र। अब मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा था। जी, ये जी। कामता सेवा केंद्र कब प्रारंभ हुआ और इसके अधीन क्या-क्या कार्य हो रहे हैं? देखिए, ये करीब 70 के दशक में पिताजी ने उस जगह का निर्माण किया। तो निर्माण वैसा नहीं कि किसी भवन का निर्माण किया। निर्माण ये था कि वो शायद एक कंकड़ और पत्थर से विस्तृत एक ज़मीन थी। निर्माण यह था कि पेड़ लगाए, बहुत सारे पेड़ लगाए। तो जब हम बचपन में जाते थे वहाँ पर, तो पिताजी हम सबों के हाथों से पेड़ लगवाते थे और बहुत अच्छी-अच्छी बातें वहाँ होती थी। गाँव के और लोग आते थे, आस-पास के कस्बे से लोग आते थे। वहाँ एक उन्होंने मंच बनवाया, एक खुला मंच था, खुली संवाद थी। तो पर्यावरण के बीच में और अच्छी सोच, खुली संवाद, तो शुरुआत तो ऐसी ही हुई। हर 29 अक्टूबर को वो एक कार्यक्रम कराया करते थे, वो अपने पूज्य पिताजी की याद में, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इससे बड़ा हम क्या कर सकते हैं किसी व्यक्तित्व की याद में, जब हम उनकी याद में सिर्फ एक व्यक्ति की पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ एक आइडल वर्शिप हम नहीं करते हैं, बल्कि उसके व्यक्तित्व के जो विचार हैं, उन विचारों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चेष्टा वहाँ पर यही रही। और मैं वहाँ पर बाकी तो गतिविधियाँ होती गई। उस समय भी थोड़ी बहुत गतिविधियाँ शुरू हुई थी। वह जी, समाज निर्माण, जब मैं मानती हूँ कि वह साहित्य से रिलेटेड है, वो आजीविका से रिलेटेड है, वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, लेकिन इसी को और विधिवत ढंग से कार्य करने के लिए मैं प्रयास ज़रूर करती हूँ कि एक टीम के माध्यम से जो है वहाँ कुछ न कुछ ऐसा कार्य होता रहे, जहाँ हमारी महिलाओं को विशेषकर मौका मिले, बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त करने का, बच्चों को मौका मिले। जी, क्योंकि जी। मुझे लगता है कि जब तक आपने हम इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हैं, तो वो समान विकास, जो एक समेकित विकास की जो हम कल्पना करते हैं, बात करते हैं, वह तभी संभव है जब हम शहर और गांव की दूरी को इस तरह से मिटा पाएंगे। और रश्मि जी, एक आपने महिलाओं को लेकर एक जो राजस्थान में जो कार्य प्रारंभ किया था जब आप पाली डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे, तो 150 पंचायतों में आप नारी सशक्तिकरण के लिए काफ़ी कुछ किया था, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। मैं, देखिए, पोस्टेड तो नहीं थी राजस्थान में, लेकिन मैं यहाँ जो केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय है, महिला बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के साथ मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो कि राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, और जिसके प्रारंभिक दौर पे हम लोगों ने जो गिरती हुई बच्चियों की जनसंख्या है, लिंग अनुपात में जो एक इम्बैलेंस जो हो गया था, उस पर काफ़ी काम किया। और यह जो इम्बैलेंस है लिंग अनुपात का, जिसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं, 2011 के यदि आप आंकड़ों को देखेंगे, 2001 के आंकड़ों को देखेंगे, तो यह सब एक कहीं ना कहीं बहुत चिंता करने वाली यह बात थी कि बच्चियों को जन्म से जो भेदभाव किया जा रहा है, वह भेदभाव ऐसा होता था कि उसको जन्म लेने का मौका ही नहीं दो। तो यह इस चिंता को देखते हुए हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, वह था सेक्स रेशियो हम कैसे उसको बढ़ाएं। आज की तारीख में कैंपेन के रूप में आप इसका नाम देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसके पीछे बहुत कुछ इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग है। पाली में जब मुझे याद है, मैं 2012 की बात, तो उस समय हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू किया और जो 150 ग्राम पंचायत लिए, तो उसमें यह था कि ग्राम पंचायत के भी लोगों को, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को मिला करके, जो हमारे टीचर्स हैं उनको मिला के, वहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनको मिला करके, क्या हम ऐसा एक सामूहिक प्रयास कर सकते हैं जिसमें सबको इस विषय के साथ में जुड़ना होगा। छोटे छोटे हमने प्रयोग किए, जैसे नारी की चौपाल। तो नारी की चौपाल में क्या था, महिलाएं तो है ही, बाकी लोगों को भी हम इनवाइट कर रहे हैं, उनसे ऐसे मुद्दों पे चर्चा होती थी जिस मुद्दों का संबंध जो है स्वयं एक महिला के अस्तित्व से था, उसके होने वाली बच्ची के अस्तित्व के साथ में था। इसी तरह से हम लोगों ने पाली में शुरू करवाया बेटी जन्मोत्सव, और मुझे खुशी है बताते हुए कि बेटी जन्मोत्सव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपके जो जिला चुने हुए जिले को शुरू में लिया गया,
तो हर जगह इस प्रयोग को बहुत अच्छा माना गया। क्यों? जैसे पाली में हमने देखा, वहीं पे इसकी शुरुआत हुई कि वहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ में एक बेटी के जन्म के उत्सव को सामूहिक रूप में प्रयास किया गया मनाने का। अच्छा, जब पहली बार मैं वहाँ पे गई, मैं आपको बताऊं कि ग्राम पंचायत स्तर पे एक बड़ा सा केक भी खरीदा गया और उन लोगों से केक कटवाया गया जो पहले इस प्रयोग के पहले शायद मातम मनाते थे बच्ची के जन्म होने की। तो मातम के बजाय जो है हम खुशी कैसे इजहार करें, तो ये सब देखिए सिंबॉलिक है। केक काटना या फिर हर बच्ची जो माँ उसको लेकर के आती थी उसको बर्थ सर्टिफिकेट वहीं पे देना, उस बच्ची के पिता और माता को फूलों के हार को पहनाना ताकि उन्हें भी यह गौरव महसूस हो कि हम एक बच्ची के पिता और माता हैं, न कि उनका सर शर्म से झुके। तो ये सब छोटे छोटे प्रयोग थे। और जब हम कैंपेन कहते हैं, बिहेवियरल चेंज कैंपेन कहते हैं, यानी मानसिकता का परिवर्तन कहते हैं, तो मेरा यह मानना है कि ये छोटे छोटे सिंबॉलिक प्रयोग जो हैं या मानसिकता को कहीं ना कहीं परिवर्तित करने में हमें इनकी एक बहुत अहम भूमिका होती है। और ऐसा अब दिख भी रहा है, क्योंकि बहुत सारे जिलों में अब हम देखेंगे कि आंकड़ों में अच्छा परिवर्तन आ रहा है और भी आने की उम्मीद है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हमने एक बटन है, स्विच है, उसको दबाया और चीज़ें अपने आप हो गई। प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस में ये छोटे छोटे प्रयोग मानसिकता परिवर्तन में बहुत अहम भूमिका रखते हैं। दिल्ली में आपने एक जेंडर रिसोर्स सेंटर करके कुछ शुरू करवाया है। ये जेंडर रिसोर्स सेंटर क्या है और इसमें क्या होगा? देखिए, ये जो रिसोर्स सेंटर की बात है, वो जेंडर रिसोर्स सेंटर दिल्ली का हो या फिर बहुत सारे ऐसे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे हम लोगों ने देखा है इस तरह के सेंटर्स जो हैं वो समय के साथ साथ आए हैं और बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। ये है क्या, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में है कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज हम कैसे दें। इस कॉन्सेप्ट में एक सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जैसे एक महिला को आप लीजिए, एक महिला के लिए बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं। अब वो योजनाएं जो है किसी एक विभाग में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ विमेन एंड चाइल्ड है या सिर्फ समाज कल्याण है, नहीं। एक महिला है तो उसका जो एक इंटर रिलेशन है, वो इंटर रिलेशन जो है उसका फिर शिक्षा के भी साथ है। हो सकता है वो माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी, हो सकता है वो SC ST है, SC ST विभाग के साथ है, फूड एंड सप्लाईज के भी साथ है। तो ये इंटर कटिंग, इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन होता है, कई बार बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है जहाँ तक बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स होता है, यानी कि जो लाभार्थी जिसको हम कहते हैं, ऐसे तो हम उसको हकदार मानते हैं, ठीक है, कि उसका हक है, योजना उसके लिए है, लेकिन जो कॉमन वर्ड्स में जो कहा जाता है, शब्दों में चयन किया जाता है लाभार्थी, तो वह लाभार्थी जो है वो कंफ्यूज रहता है कि मैं कितने जगह जाऊं, कहाँ कहाँ फॉर्म और आवेदन के लिए जाऊं, उसको पूरा पता नहीं चल पाता है, जागरूकता नहीं होती है। दूसरा कि जब जागरूकता होती भी है कि इतने सारे स्कीम मेरे लिए, तो उसको स्कीम का बेनिफिट लेना, स्कीम का फॉर्म भरना, उसका डॉक्यूमेंट्स को पूरा कराना, ये बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। तो जेंडर रिसोर्स सेंटर में इस तरह की एकल खिड़की का निर्माण किया गया। वो एक्चुअल खिड़की नहीं है, लेकिन एक स्थान है, और उस स्थान में लोग वैसे चयन करके लोगों को बैठाया गया जो कि समझ सके सरकार की सभी योजनाओं को, और उसको फिर महिलाओं तक पहुंचाने में वो रात दिन लग जाए। कैसे लग जाए? ट्रेनिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसमें जो आप एक सिर्फ केंद्र की जो कल्पना करते हैं, केंद्र के पीछे के लोग, उनके पीछे की ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग के साथ साथ जो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका सहयोग, तो एक बहुत बड़ा ये कलेक्टिव प्लेटफॉर्म इसको बनाया गया। सरकार की योजनाएं और लोगों के बीच में जो दूरी रहती है, उस दूरी को कैसे ख़त्म किया जाए। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं इस तरह के जब केंद्र हम बनाते हैं, जो कि जेंडर रिसोर्स सेंटर में भी प्रयोग था। एक तो कि महिलाओं को कैसे हम जोड़ें अलग अलग योजनाओं के साथ, दूसरा कि जब कोई केंद्र में आता है तो तत्काल उसको क्या मदद मिल सकती है। तो तत्काल मदद मिलने में एकल खिड़की और एक छत के नीचे जो सिंगल हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज, वहाँ पे एक महिलाओं को स्वास्थ्य की भी सेवा दी जाती थी, वहाँ पे उसको प्रशिक्षण भी दिया जाता था। किसी महिला ने जो कि पढ़ाई नहीं की है, नेशनल ओपन स्कूल के साथ में जोड़ करके उस बच्ची या महिला को जो है प्रशिक्षण, एक सर्टिफिकेट कोर्स भी करने का मौका मिलता था। तो इस तरह के या कानूनी अधिकार जो हमारे होते हैं, तो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसके जो काउंसलर्स हैं, उसके जो एडवोकेट्स जो होते थे, वो अपना वहीं आते थे और महिलाओं को जो है एक जागरूकता मिलती थी कि तुम्हारे कानूनी अधिकार क्या है।
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, चाइल्ड मैरिज एक्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट बना हुआ है। लेकिन इन एक्ट को कैसे हम लोगों तक जिनके लिए बनाए पहुँचाएँ, उनको जागरूक करें। तो यहाँ पर फिर एक छत के नीचे जो है इंटीग्रेटेड सर्विसेज में एक तरफ कानूनी प्रावधान के साथ में उनको जोड़ना, एजुकेट करना, और साथ में जो है उनको जस्टिस, न्याय मिल रहा है कि नहीं, तो इसके लिए एक फॉलो अप करना। तो यह पूरी जो कल्पना है ये ओरिएंटेड टुवर्ड्स द वुमन इन नीड। तो जो एक महिला है उसके प्रति एक कन्वर्जेंट सर्विसेज कैसे हो। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने तो बाद में एक PhD भी किया, क्योंकि मुझे यह विषय जो है ये सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड ही नहीं दिख रहा था कि हमें इस पे कार्य करना है ज़मीन तक। मुझे यह भी लग रहा था कि जरा देखें जब ऐसा हम कार्य करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। उस इम्पैक्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अध्ययन भी करना पड़ता है। तो मैंने यह भी अध्ययन किया कि दिल्ली के जेंडर रिसोर्स सेंटर, या फिर अगर हमने पाली में इस तरह के रिसोर्स सेंटर्स, एकल खिड़की, सिंगल विंडो सेंटर्स अगर हमने क्रिएट किए तो इम्पैक्ट क्या था। और इम्पैक्ट बहुत अच्छा देखने को मिला कि आंकड़ों में परिवर्तन मिला। बहुत सारे स्कीम जो सबसे गरीब, सबसे वंचित वर्ग की महिला थी, उस तक जो स्कीम कभी पहुंच ही नहीं सकते थे, इस प्रयोग से यह देखा गया कि स्कीम में वैसे लोग जुड़े। यानी दो चीज़ें, एक तो है क्वालिटी, दूसरा है क्वांटिटी। नंबर्स तो बढ़ते ही है, लेकिन नंबर्स के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा पात्र है उस स्कीम के लिए, उस तक हमारी जो योजनाएं हैं वो पहुंच पा रही हैं कि नहीं। तो इन सभी सेंटर्स की प्रामाणिकता, जब इवैल्यूएशन स्टडी हमने की, वो मैं आपको बताती हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि इस इवैल्यूएशन स्टडी में यह निकला कि अब जैसे सेक्स वर्कर्स है, वुमेन इन सेक्स ट्रेड है, सबसे बड़ी वल्नरेबल है, विडोज़ है, सिंगल वुमेन है, वल्नरेबल जो सबसे ये है, उन तक कैसे हम इस तरह के प्रयोग से पहुंचा पाए। तो मैंने उसमें जो स्टडी में कुछ बिहार के जो ऐसे सेंटर्स हैं उनको लिया। अच्छा, इसमें जो स्वयंसेवी संगठन है उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। क्योंकि इस तरह के प्रयोग में जब सरकार, फिर जो हमारे लोकल जो निकाय होते हैं, हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे जो लोकल निकाय हैं, वो पंचायत से जुड़ी हुई जो हमारे वार्ड्स हैं, उनके जो सदस्य हैं, तो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, उन सबको लेते हुए, लेकिन स्वयंसेवी संगठन इनको भी साथ में लेते हुए, तो यह एक कलेक्टिव जो बनता है। तो इसमें मेरा पाली का एक प्रयोग यह रहा कि हमने DC को तो केंद्र बिंदु बनाया, लेकिन कहीं कहीं था कि ग्राम पंचायत केंद्र बिंदु यदि है तो वो बड़े को डिसेंट्रलाइज्ड वे में हम सरकार की योजनाओं महिलाओं तक तो पहुंचाई ही, महिलाओं के माध्यम से हम पूरे परिवार को इसे कैसे लाभान्वित करें। केरल में एक बड़ा सुंदर प्रयोग का अध्ययन जो मैंने किया वह है कुडुम्शी, और कुडुम्शी को भी बीच में रखा। आंध्रा में कुछ इस तरह के प्रयोग हुए जिसमें समूह, महिला समूह की एक प्रमुख भूमिका आई। तो उन सभी प्रयोगों को एक में लेते हुए दिल्ली के जेंडर रिसोर्स सेंटर, पाली के पूर्ण शक्ति केंद्र, और हमारा जो मिनिस्ट्री के साथ में महिला सशक्तिकरण, इस पूरे में एक महिला शक्ति केंद्र की क्या भूमिका होती है, तो यह प्रयोग जो है इन सबों को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए एक फाउंडेशनल काम जो है उसने किया। बहुत बढ़िया। एक ऐसा ये काम है जिसमें कि ये एक सेक्टर जो सोशल जस्टिस का जो सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं प्लानिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। और प्लानिंग को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के साथ अगर किसी ने किया है तो रश्मि सिंह जी, आप उसके लिए बहुत ही, आपका पूरा देश आभारी है। अच्छा, अब एक जो 27 दिसंबर का एक कार्यक्रम आपका होता है शंकर दयाल सिंह जी के ऊपर, वो क्या कार्यक्रम होता है? हर एक 27 दिसंबर को आप शायद करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आभारी हूँ कि मुझे इस तरह का अवसर मिला है, और कृतज्ञ हूँ मैं उन लोगों के प्रति जिन्होंने अवसर दिया है, और विशेषकर वैसे पूरे मेरे जो टीम के सदस्य हमेशा रहे थे, जो अनवरत कार्य करते गए हैं और मेरी भावना के साथ में जो जुड़े हैं, ताकि इस काम को हम सही अंजाम दे पाए। और जहाँ जहाँ बेनिफिट, मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन के स्टोरीज हुए, तो ट्रांसफॉर्मेशन तभी संभव है जब अकेला हम उस कार्य को नहीं करें, पूरे टीम के साथ भी करें। तो मैं इस मंच से आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी अपने सभी ऐसे सहयोगियों को। और दूसरा कि 27 दिसंबर की जहाँ तक आपने बात कही, वह एक ऐसा दिन है जहाँ हम पिताजी, मैंने शुरुआत में बात की अपनी प्रेरणा की,
तो उस प्रेरणा को कृतज्ञता के रूप में, शायद वह एक कृतज्ञता दिवस है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि वह उनका जन्म दिवस रहा है, एक जयंती के रूप में हम मनाते हैं। और मेरे दोनों बड़े भाई वह इसमें पूरी तरह से जुड़े रहते हैं। और बाकी भी टीम, मैंने बात कही, इस टीम में जो पिताजी के बहुत विस्तृत, जैसा उनका हृदय था वैसा ही विस्तृत उनका परिवार, तो टीम के वैसे लोग जो कि उस भावना के साथ में जुड़े हैं, उस एक दिन को एक अनोखे ढंग से मनाते हैं। वह अनोखा ढंग क्या है कि हम एक विषय लेते हैं और उस विषय पे हम चर्चा करते हैं, और चर्चा ऐसे लोगों के साथ में करते हैं जो विशेषज्ञ हैं या जिनका नीति को बनाने में और देश को मार्गदर्शन देने में उनकी एक प्रमुख भूमिका है। तो इस दोनों तरह के लोगों को हम लेते हैं। और मुझे खुशी ये बताते हुए कि अलग अलग मंच हर साल अनवरत करीब 25 साल से हम इस मंच को संजो रहे हैं, और हर तरह के वरिष्ठ व्यक्तियों ने, विशेषज्ञों ने आकर के इस मंच की शोभा बढ़ाई है। और जहाँ पर एक तरफ जो एक ज्योति है पिताजी के नाम पे, जिसको हम जलाते हैं और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, साथ ही साथ जो है कोशिश होती है कि उनके विचारों की अनवरत विचारों की जो आंधी है और उसकी जो ज्योति है वह आगे बढ़ते रहे, और जो आगे जो जनरेशन है, जो एक इंटर जनरेशनल कनेक्टिविटी हो जाती है विचारों को लेकर के, तो वह भी, यूथ भी उन विचारों को समझे। जैसे इस बार का जो कार्यक्रम है वो शिक्षा पे है, कला पर है, संस्कार पर है, संस्कृति पर है। तो कभी वह भाषा पे होता है और कभी वह जीविका पे होता है, कभी वह ग्रामीण शिक्षा पे होता है, कभी वह ग्रामीण विकास पर होता है। तो अलग अलग विषय जो पिताजी के व्यक्तित्व के साथ में जुड़े रहे, उन विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और हम लोग चाहते हैं, यह जो शंकर परिवार है वह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ पिताजी के व्यक्तित्व से नहीं बल्कि उनकी सोच के साथ में जुड़े, और उस सोच के साथ में अपनी प्रतिबद्धता को भी महसूस करें कि वह भी कुछ कर सकते हैं। हम सबों की भूमिका है, सिर्फ एक अधिकारी के रूप में नहीं, सिर्फ एक समाज सेवी के रूप में नहीं। हम जहाँ हैं, शायद एक परिवार में एक माँ जो अपने आसपास में अपने बच्चों को या अपने पड़ोस के बच्चों को यदि वह उनका अच्छा व्यक्तित्व निर्माण कर देती है, तो मेरा यह मानना है कि राष्ट्र निर्माण में उस एक माँ की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम सब स्क्रीन पे आए या हम सब पेपर में आए, लेकिन जो जहाँ पे है, आज ज़रूरत है कि हम वैसे नेतृत्व की भी पहचान करें जो कि अन्य लोगों को अपने आसपास सही दिशा निर्देश दे पाए, उनको प्रेरणा दे पाए। तभी यह देश आगे बढ़ेगा, तभी हम सब एक खुशहाल और उन्नत समाज की तरफ बढ़ पाएंगे, जिसकी हम सबों को आशा है और विश्वास है हम सब कर भी सकते हैं। जी रश्मि जी, आप मदरलैंड वॉइस पे आई और अपने दिल की बात और जो समाज तक जानी चाहिए, समाज के हित में क्या बात हो सकती है, और एक ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेवारी को साथ में चलाते हुए समाज के प्रति आपकी जो इस तरह से उदारता है और जो आपने समाज के लिए जो किया है, उसके लिए पूरा मदरलैंड वॉइस का परिवार आपका कृतज्ञ है, और पूरा देश आपके लिए, इसके लिए आपका थैंक यू। अब ये थी रश्मि सिंह जी, जो एक वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा में होने के बाद, वरिष्ठ अधिकारी होने के साथ में इतने संजीदगी से पूरे समाज के बारे में, पूरे देश के बारे में, और देश में जो सेगमेंट छूट गया है, जिसपे कार्यक्रम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो समस्या है या उसमें जो एक मेन जो प्रॉब्लम आता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हुए समाज को एक साथ लेकर चलने का, और खासकर नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए, और छोटी बच्चियों को जो शिक्षा का होता है, फिर आपका नॉरिशमेंट का जो समस्या है, उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। हम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को आगे आगे और भी लाते रहेंगे और इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे।